31 अक्टूबर 1984 इंडिया के कैपिटल दिल्ली के लिए ये बिल्कुल आम सुबह है। धुंध से भरी हुई हवाएं चल रही हैं और सड़कों पर रोज़ की तरह चहल पहल है। सब कुछ आम लग रहा था, पर किसी को क्या पता था कि ये सुबह इंडिया के इतिहास की सबसे काली सुबहों में लिखी जाएगी। सफदरजंग रोड। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने घर से निकलती हैं एक छोटी सी वॉकवे पर चलती हुई, जैसे कि वो हर दिन करा करती थी। उनका दुपट्टा हल्का सा उड़ता है। आसमान पूरी तरीके से शांत है, पर कुछ और भी शांत है, और वो है उनके खुद के बॉडीगार्ड्स की आंखें, जिनके हाथों में था वो फैसला जो सिर्फ कुछ पल बाद ही देश का भविष्य को पूरी तरीके से हिला देने वाला था। और फिर अचानक से गोलियां एक के बाद एक इंदिरा गांधी ज़मीन पर गिर जाती हैं। भारत की बेटी, पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर आज शहीद हो जाती हैं। पर सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था जो उन बॉडीगार्ड्स ने इतना बड़ा फैसला लिया? क्या थी उस वक्त की राजनीति? क्या था वो गुस्सा? क्या थी वो आग जो इतने बड़े फैसले तक ले गई? ये कहानी है एक लड़की के जन्म से लेकर उसके लहूलुहान बनने तक, और फिर उनके अपने ही लोगों के हाथों शहीद होने तक। इंडिया की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में घिरे रहने वाली प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के पूरे इतिहास की। इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में। वो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, भारत के पहले प्रधानमंत्री की। बचपन से ही उन्होंने पॉलिटिक्स को क्लोजली देखा था, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने अपने माँ बाप को जेल जाते देखा। उनके अंदर भी एक जज्बा था देश के लिए कुछ कर दिखाने का। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली, लेकिन उनकी ज़िंदगी की असली स्कूल थी इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई तो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया। शुरुआत में लोग उनको कहते थे गूंगी। ये गूंगी गुड़िया इसलिए कहा जाता था उन्हें क्योंकि, और ये पुकारा जाता था कांग्रेस के उस टाइम के काफ़ी सारे दिग्गज पॉलिटिशियंस के थ्रू। उनका मानना ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक लड़की है, ऊपर से ये इनएक्सपीरियंस्ड है, हम लोग एक्सपीरियंस है, मतलब उनकी वो कैपेबिलिटीज़ को सही नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये बात कैसे करेंगी, ये ठीक से बोलेंगी या नहीं बोलेंगी। लेकिन जो उन्होंने करके दिखाया या जो वो आगे करने वाली थी, वो इन सब के मुँह पे एक तमाचा था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जिनको ये गूंगी गुड़िया बुला रहे हैं वो आगे चल के इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट हासिल करके दिखाएंगी इंडिया के इतिहास के। इंदिरा गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब इंदिरा गांधी ने बोल्ड लीडरशिप दिखाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सेना भेजी और ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई। इसी वॉर के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना और इंदिरा गांधी को दुनिया भर में एक फियरलेस लीडर के रूप में पहचान मिली। फिर आई 1974, जब इंडिया ने अपना पहला खुद का न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरान, और इस टेस्ट को उन्होंने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। ये टेस्ट दुनिया के सामने इंडिया की न्यूक्लियर पावर बनने की पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। फिर उसके बाद आई ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने खेती में नए टेक्निक्स और हाई हील्ड सीड्स का यूज़ करवाया है, जिससे भारत फूड सेल्फ सफिशिएंट बना। जहां कभी अनाज के लिए इंपोर्ट होता था, अब वहां भारत खुद खाना प्रोड्यूस करने लगा। इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी किया है, जिसमें प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बनाया गया ताकि गरीब लोगों को भी बैंकिंग के फ़ायदे मिल सके। ये एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक था जो मिडिल क्लास और रूरल इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर बना। और एक और जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लेकिन बोल्ड स्टेप माना जाता है वो है इमरजेंसी, 1975 से लेकर 1977 तक। हालांकि इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता और स्टेबिलिटी के लिए कुछ कठिन फैसले लेना ज़रूरी हैं। जितनी पावरफुल लीडर थी इंदिरा गांधी, उतना ही कंट्रोवर्शियल भी रहा था उनका रोल। जैसे कि सबसे पहला बड़ा रीज़न इमरजेंसी जो 1975 में उन्होंने लगाई थी। जब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाने के बाद मीडिया सेंसर हो गया था, ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया और लोगों के फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिए गए। ये था डेमोक्रेसी पर एक डायरेक्ट अटैक। लोगों को लगा कि देश अब एक डिक्टेटरशिप बन गया है। फिर आया फोर्स स्टेटलाइजेशन कैंपेन, जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी के लिए पकड़ा गया। स्पेशली गरीब लोगों के साथ ये गलत हुआ, बिना उनकी मर्जी के उनके शरीर के साथ खेल किया गया, और ये स्टेप आज भी लोग ट्रॉमा के रूप में याद रखते हैं। इसके कुछ टाइम बाद इंदिरा गांधी एक ऐसा स्टेप लेने जा रही थी जो उनकी मौत की सीधी वजह बनने जा रहा था। उनका जो स्टेप था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। 1970s के एंड और 80s की शुरुआत में पंजाब में एक मूवमेंट ग्रो हो रहा था, उसका नाम था खालिस्तान मूवमेंट। इसका मकसद था एक अलग सिख कंट्री बनाना जिसका नाम होता खालिस्तान। इस मूवमेंट को कुछ सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था जर्नैल सिंह भिंडरानवाले। भिंडरानवाले लोगों को कहते थे कि सिख कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनका रिलीजन, कल्चर और आइडेंटिटी खतरे में है। वो अपनी स्पीचेस से पंजाबी यूथ को इन्फ्लुएंस करते थे। धीरे धीरे उन्होंने गोल्डन टेम्पल, जो सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, उसमें उन्होंने अपना बेस बना लिया था और वहाँ से वो वेपन्स और मिलिटेंट्स जमा करने लग गए थे।
पंजाब में हालत ख़राब होने लगी, वायलेंस, टारगेट किलिंग और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन होने लगा। गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और यहीं से इंदिरा गांधी ने लिया एक बहुत ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टेप, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि हुआ था जून 1984 में। इंदिरा गांधी ने आर्मी भेज दी गोल्डन टेम्पल में ताकि भिंडरान वाले और उनके मिलिटेंट्स को ख़त्म कर दिया जाए। आर्मी ने ऑपरेशन तो सक्सेसफुल किया, भिंडरान वाले मार दिया गया, लेकिन गोल्डन टेम्पल के अंदर ब्लड शेड होने की वजह से वहाँ के काफ़ी सारे सिख्स जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। वो बोले कि हमारे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल में खून खराबा हुआ है। लोगों ने कहा कि ये उनके धर्म पे सीधा अटैक था और इसका रिजल्ट क्या निकला। सिर्फ 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को सुबह के ठीक 9:20 पे जब इंदिरा गांधी अपने रेजिडेंट से अपने ऑफिस की तरफ के जा रही थी तो उस टाइम पे उनके साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। एक का नाम था बेंत सिंह और दूसरे का नाम था ससवंत सिंह। ये दोनों ही सिख बॉडीगार्ड्स थे और सिखों के साथ काफ़ी कुछ हो गया था उस टाइम। गोल्डन टेम्पल पे जो खून खराबा हुआ था वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, खासकर सिखों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो जब जैसे इंदिरा गांधी उनके पास से गुजरी तभी बेंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 5 गोलियां सीधा इंदिरा गांधी को मार दी। और उसके बाद ससवंत सिंह ने अपनी सब मशीन गन निकाली, जिसके बाद उन्होंने उन पर 28 गोलियां फायर कर दी। टोटल 33 गोलियां, जिनमें से 23 बुलेट्स इंदिरा गांधी के शरीर में सीधा लगी और उसके बाद हैंड टू हैंड इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई। इसके बाद से जो और वहाँ पे जवान खड़े थे CRPF के, तो उन्होंने बेंत सिंह को गोली मार दी और वहीं उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई। लेकिन ससवंत सिंह को उन्होंने पकड़ लिया, उस पर केस चला और 1989 को जून के टाइम पे उसको फांसी दे दी गई। लेकिन जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई, उनकी मौत के ठीक बाद ही दिल्ली और पूरे भारत में सिख कम्युनिटी के खिलाफ भयंकर दंगे हुए। हज़ारों सिख लोग मार दिए गए, उनके घर जला दिए गए, पुलिस चुप थी, लीडर्स चुप थे और इंसानियत भी उस दिन कहीं खो सी गई थी। 1989 में ससवंत सिंह को तो फांसी दे दी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद से एंटी सिख राइट्स इंडिया में बिल्कुल टॉप पे आ चुके थे। इंदिरा गांधी को लोग ये तो कुछ लोग तो उनको मजबूत लीडर के तौर पर मानते हैं और कुछ तानाशाह, कुछ के लिए वो देश की माँ थी तो कुछ के लिए वो इमरजेंसी की वजह से कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर। लेकिन एक बात सब मानते थे कि वो फियरलेस थी। उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा के कुछ ऐसे फैसले नहीं जो आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नहीं ले पाया है, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा जो फैसला था, इसकी वजह से उनकी मौत भी हुई, लेकिन उन्होंने वो ऑपरेशन किया और उसे सक्सेसफुल भी किया। इंदिरा गांधी ने कभी डर नहीं दिखाया, लेकिन उनका एक फैसले ने उनकी जान ले ली। और आज भी लोग पूछते हैं अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं हुआ होता तो क्या वो जिंदा होती। ये कहानी एक ऐसी लीडर की है जिसे दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती है और इंडिया के इतिहास में उनका नाम हमेशा आयरन लेडी के तौर पर ही लिया जाता है, लेकिन जिसे अपने ही लोगों ने बारूद के जरिए खामोश कर दिया।